प्यारे भाई बहनों नमस्ते। आदर्श शिक्षण संस्था जोधपुर की ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वैसे हमने 3 भाग पढ़ लिए हैं, आज हम भाग क्रमांक 4 पढ़ेंगे। यानी यह एक के 2 बिंदु पढ़ेंगे। पहला बिंदु दुर्ग में 2 मूल रूप से बनी हुई पूरा अवशेषों के रूप में जो हम भवन स्मारक वगैरह पढ़ते हैं, इसी प्रकार 2 अवशेष पढ़ेंगे, अनागार और दूसरा अवशेष है विशाल सनागार। उसके बाद सामाजिक भित्तियों का अवलोकन है, उसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे समाधान, विलासतंत्र की वस्तुएं, अन्य प्रकार की चीजें हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किस प्रकार जो मूल रूप से दुर्ग था, दुर्ग में किस प्रकार के 2 पूरा अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय की समकालीन सभ्यता में इस प्रकार की चीजें नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ पर इस प्रकार के जो मूल रूप से अवशेष मिले हैं। जैसे पहला है अनागार। तो बात करें तो दुर्ग में से दुर्ग के बारे में हमने पहले ही कुछ पढ़ा है, तो दुर्ग के बारे में हमने पढ़ा पीछे वाले टॉपिक में कि ये एक पश्चिमी दिल्ली में बना हुआ पूरा अवशेष है, जिसको हम दुर्ग की किला बोल सकते हैं। गढ़ी बोलो, किला बोलो या दुर्ग, कहें एक ही चीज है। शायद इसमें शासक वर्ग रहते होंगे, शायद ऐसे पूरा अवशेष मिला, शायद इसमें शासक वर्ग निवास करते होंगे, शासक वर्ग निवास करते होंगे। जो एक दुर्ग था, उस दुर्ग में शासक वर्ग यानी उस समय पूरा अवशेषों के आधार पर ऐसे तुलना की गई है, ऐसा कहा गया है कि या तो यहाँ पर व्यापारी रहते होंगे या यहाँ पर ब्राह्मण रहते होंगे, क्योंकि हमने मोहनजोदड़ो के जो पूरा अवशेष मिले उसकी कहानी के रूप में सुना है कि एक ब्राह्मण के इर्द गिर्द पूरी सत्ता घूमती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा परकोटे से गिरा हुआ एक दुर्ग मिला है और दुर्ग में खूब सारे पूरा अवशेष मिले हैं, खूब सारे पूरा अवशेष। उनमें 2 अवशेष है, अनागार और विशाल सनागार। आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अनागार, किस प्रकार वहां पर पूरा अवशेष के रूप में अनागार मिला। तो पहले बिंदु की बात करते हैं अनागार। पहला बिंदु वो है अनागार। इस दुर्ग के जो गढ़ी है दुर्ग, उसके आंगन में विशाल सनागार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो नदी मुहाना है उस तलटी भाग में या जो परकोटा है उसके बाहरी भाग में कुछ पूरा अवशेष मिले, जिसमें वो पूरे साल भर का अनाज जिसको पढ़ते हैं, इसको अनागार माल गोदाम कह सकते हैं। तो माल गोदाम माल का स्टोर करते हैं, यानी गेहूं है, अन्य प्रकार की खाद्यान्न वस्तुएं उनको स्टोर करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 2 स्थानों पर अनागार प्राप्त हुए हैं। पहला स्थान है वो है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनागार बने किस प्रकार के होते हैं। तो अनागार है ना, वो उसके परकोटे थे ना, ऊंचे चबूतरे बने रहते थे। पानी के बचाव के लिए अनागार को ईंटों के चबूतरे के ऊपर बनाते थे। यानी जो ये मान लीजिए यहाँ ये नीचे परकोटा है, इस परकोटे में इस प्रकार ईंटों द्वारा बिल्डिंग होता था, ईंटों से बनाया जाता है। ईंटों से क्यों बनाया जाता है कि नीचे पानी था, पानी के बचाव के लिए उसको ऊपर उठाते हैं, उसके ऊपर बनाते हैं। शायद ऊपरवाला भाग पूरा विनिष्ट है, ऊपरी ये भाग है ये पूरा विनिष्ट है, पूरा ऊपरवाला भाग है ये पूरा विनिष्ट है। ऊपरवाला भाग संभव होता है, ये तो ईंटों से बना हुआ, ईंटों से, और ऊपरवाला भाग संभव होता है लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का, जो वर्तमान में क्या हो चुका है, वर्तमान में ये नष्ट हो चुका है, वर्तमान में ये नष्ट हो चुका है। हम ये कह सकते हैं पानी के बचाव के कारण इसको परकोटे में ऊपर उठाते, चबूतरा बनाते हैं और चबूतरे के ऊपर ये चबूतरा बन गया, चबूतरे के ऊपर क्या करते हैं इस प्रकार बना। जैसा देख सकते हैं कि जो नीचे परकोटा भाग है वो चबूतरा है, वो ईंटों का बना हुआ है, और ऊपरवाला भाग है वो लकड़ी का बना हुआ है। इस प्रकार अनागार की पहली विशेषता, इस प्रकार अनागार बनाते हैं। वैसे हमारे पाठ्यक्रम में 2 प्रकार के अनागार पढ़ते हैं, 2
जगह एक प्रसिद्ध अन्नागार है, वो है हड़प्पा, और दूसरा है वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो पहला है वो मिला है मोहनजोदड़ो, और दूसरा है वो है हड़प्पा, दूसरा है वो है हड़प्पा। यहाँ पर दो अन्नागार मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो जो अन्नागार है 45.71 इंटू 15.23, 45.71 इंटू 15.23। ये लंबी चौड़ी इतना बड़ा क्या मिला है? अन्नागार मिला है का मोहनजोदड़ो। एक हड़प्पा अन्नागार मिला है, वो मिला है 55 इंटू 43 मीटर, 55 इंटू 43 मीटर। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार के दो विस्तृत अन्नागार मिले हैं। जो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो अन्नागार मिला है अन्नागार, वो चबूतरे पर बना हुआ, चबूतरे पर बना हुआ है, ऊपरा भाग में लकड़ी का बना हुआ। और हड़प्पा में जो अन्नागार मिला है उसका मुंह है ना रावी नदी की ओर, रावी नदी की तलहटी भाग है उस पर बना हुआ है। और प्रत्येक अन्नागार का मुंह रावी नदी की ओर होता है, रावी नदी की तलहटी भाग उस पर बना हुआ है। और 23 फुट के अंदर है, 23 फुट का अंदर है, 23 फुट के अंदर से बना हुआ है, 23 फुट के अंदर से बना हुआ है। और 6 की आरेख बना हुआ है। जैसे इधर देखिए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस प्रकार ये बीच में कितना है? 23 फुट क्या है? अंतर है। इस प्रकार 6 आरेख बना है। इस प्रकार 23 फुट के अंदर में 6, और उसका मुंह है वो रावी नदी के किनारे की ओर खुलता है। इस प्रकार अन्नागार प्राप्त हुआ, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए आज हम जिस प्रकार बम स्टोव करते हैं, उसी प्रकार वहां के लोग भी इस प्रकार बम पर स्टोव करते थे। यानी माल को आने वाले समय में उपयोग लेने के लिए पहले ही स्टोव कर लेते थे। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। ये तो होगी हिसार अन्नागार की बात। हम उसके बाद बात कर लेते हैं हिसार सनानागार। पहला बिंदु हो गया हिसार अन्नागार, अब बात कर लेते हैं हिसार सनानागार। ये दुर्ग में पाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण इमारत है, या कह सकते हैं पूरा अवशेष है। दुर्ग में पाई जाने वाले महत्वपूर्ण दूसरे पूरा अवशेष में एक, जैसे ये दूसरा पूरा अवशेष है हिसार सनानागार, हिसार सनानागार। वैसे इसके पूरा अवशेष कई स्थानों पर मिले हैं। जलाशय का अवशेष धौलावीरा मिला है। इसी प्रकार यहाँ पर मोहनजोदड़ो में विशाल सनानागार मिला है, विशाल सनानागार मोहनजोदड़ो में विशाल सनानागार मिला है, सनानागार मिला है। इस सनानागार की जो लंबाई है वो है 39 फुट, चौड़ाई है वो 23 फुट, और गहराई है वो 8 फुट। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 39 इंटू 23 इंटू 8। ये सनानागार है वो किले के आंतरिक आंगन में पड़ता है। किले दुर्ग के आंतरिक आंगन, दुर्ग के जो आंतरिक आंगन है ना, आंगन में बना है सनानागार। और ये तीनों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है, गलियारे से घिरा है। यानी बना हुआ बीच आंगन में, और तीनों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है, तीनों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। इसी के पास एक भवन के कमरे में कुआं बना हुआ है, अब कुआं बना, इसका मतलब क्या है? उस सनानागार में पानी डालने के लिए पास ये कुआं है, और कुएं से पानी को सनानागार के अंदर डाल देते, और सनानागार
इस प्रकार बना हुआ है। उत्तर और दक्षिण पार्श्व में सीढ़ियां है, उत्तर दक्षिण पार्श्व सीढ़ियां है और इस साइड में यहाँ पर कुआं है और आमने सामने यहाँ पर, ठीक है, इधर बने हुए हैं 3-3 4-4 शरणागार बने हैं जो जिसके मुंह एक दूसरे के विपरीत है। इस प्रकार खुले में यहाँ भी मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं शरणागार है, उस शरणागार में उत्तर और दक्षिण पार्श्व में सीढ़ियां है, उसके अंदर जाने और बाहर जाने के लिए उत्तर और दक्षिण पार्श्व, एक तो उत्तर दिशा है उत्तर, एक है दक्षिण दिशा। उत्तर और दक्षिण पार्श्व में क्या बनी हुई है? सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियां बनी हुई है उत्तर और दक्षिण पार्श्व। ये है दक्षिण पार्श्व और ये है उत्तर पार्श्व। अंदर जाने के इस प्रकार सीढ़ियां बनी हुई है, जैसे हमारे यहाँ पर पानी का बोझ है इसी प्रकार बड़ा आलू के बीच में इस प्रकार का शरणागार था जिसको उत्तर पार्श्व और दक्षिण पार्श्व में इस प्रकार की सीढ़ियां बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और आसानी से वो, ठीक है, सीढ़ी के माध्यम से शरणागार के आंतरिक भाग में जा सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन है कि शरणागार के पास वाली दीवार कैसे बनी हुई है? तो शरणागार के पास वाली दीवार है ना वो पक्की ईंटों की बनी हुई है, इसकी ईंटों की, और जिप्सम के गारे से इसको लिपा गया है। जिप्सम के गारे से क्या किया? इसको लीप किया, ठीक है। और इसके चारों ओर, इसके दोनों ओर एक उत्तर दक्षिण पार्श्व सीढ़ी है, उसकी विपरीत दिशा में यहाँ पर शरणागार बने हुए हैं। इनके पानी को निकालने के लिए यहाँ से छोटी नाली है, जो गले के पास बड़ी नाली है, उस नाली के माध्यम से यहाँ से पानी, गंदा पानी बाहर चला जाता है। और इसके पश्चिमी भाग में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भाग में यहाँ पर एक कह सकते हैं एक गड्ढा रखा हुआ था जिसके माध्यम से गंदा पानी बाहर निकाल लेते। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर शरणागार इतना बड़ा क्यों बनाया गया, इसका तात्पर्य क्या है? तो नोट वगैरह लिखेंगे, नोट लगाकर कि यहाँ पर शरणागार ऐसा शरणागार है वो क्यों बनाया गया। तो नोट लगाकर लिखेंगे शायद यहाँ के लोग वर्ष में धार्मिक अनुष्ठान के लिए सामूहिक स्नान का कार्यक्रम करते होंगे। इस प्रकार के कुछ पुरावशेष मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यक्रम करने के लिए इस प्रकार के शरणागार का उपयोग शायद वहां के लोग करते होंगे। जैसे वर्तमान हमारे यहाँ इस प्रकार के तालाब है, अन्य प्रकार के जो जल अवशेष है उनमें हम धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। इसी प्रकार से शायद धार्मिक क्रियाकलाप का मूल स्रोत होगा। इस प्रकार के पूरा अवशेष में जानकारी मिलती है। आगे की बात कर लेते हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, यानी किस प्रकार सामाजिक भिन्नताएं समाज में, ठीक है, किस प्रकार सामाजिक भिन्नताएं थी। कुछ वर्ग का समाज और निम्न वर्ग के समाज की, ठीक है, थे या समाज कितने भागों में से था। शायद दूर में वर्ग रहते, नीचे नगर में आम लोग रहते हैं। इस प्रकार कुछ पूरा अवशेष को पता है, सामाजिक अवलोकन से पता चलेगा। तो अवलोकन खूब सारे बिंदु से एक बिंदु की बात कर लेते हैं समाधान, यानी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद, ठीक है ना, उसकी अंत्येष्टि किस प्रकार की जाती है, उसके कुछ पूरा अवशेष मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता 3 प्रकार के पूरा अवशेष का पता चलता है कि वो व्यक्ति की आंशिक समाधान करते और एक समाधान पूर्ण रूप से करते, ठीक है, और एक समाधान आंशिक रूप से करते, उसके बाद जमीन के अंदर गाड़ लेते। इस प्रकार के पूरा अवशेष मिले हैं। तो शायद सामाजिक भिन्नता में समाधान के माध्यम से कुछ तथ्यों को हम समझ सकते हैं। भिन्नता में कुछ पूरा अवशेषों के रूप में समझते हैं, कुछ पूरा अवशेषों के रूप में हम समझते हैं। जैसे पहला बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता में जो मिस्र के पिरामिड है, मिस्र के पिरामिडों में कुछ बड़े पिरामिड मिले, राजकीय पिरामिड, भले वहां के शासन वर्ग
के लोग थे उनको मौलिक उपरांत इस प्रकार के पैरामिंडम में कहा जाता था या सामाजिक उपरांत इस क्योंकि उस समय उनको धारणा थी कि एक समय ऐसा आएगा जिस समय ये वापस व्यक्ति जीवित होंगे। जैसे जितना व्यक्ति धनी होता या कुछ होता यानी शासक होता उतना बड़ा पैरामिड बनता। तो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन है और ऐसा पता चलता है कि मिस्र के इन पैरामिडों में कुछ पूरा अवशेष मिले हैं यानी आभूषण वगैरह बनाए गए, आभूषण, खाने की सामग्री और साथ अन्य प्रकार के स्रोत जो उपयोग रहता व्यक्ति वो सब उसके अंदर डाल देते हैं ताकि जिस समय वो वापस जीवित होगा उस समय उनकी शायद इसको जरूरत होगी। इस प्रकार की धारणा उस समय के लोगों के मन में थी। इसके समकालीन हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ समाधान मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वहां पर सामाजिक भिन्नता थी। कुछ समाधान में कुछ आभूषण या अन्य प्रकार के विलासी वस्तुएं मिली है जिससे पता चलता शायद ये कुछ वर्ग का था और कुछ में कुछ नहीं, इसका मतलब ये शायद निम्न वर्ग का था। तो वैसे कहना कठिन है लेकिन इस प्रकार के समाधान मिले हैं। तो हमारे यहाँ पर मोहनजोदड़ो में कुछ पूरा अवशेष मिले जिससे ये पता चलता है कि वहां पर ठीक है ना व्यक्ति को ऐसे ही दफना देते हैं। वहां पर कुछ प्रकार के पूरा अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है वहां के लोगों का मृत्यु हुई मलेरिया की वजह से। इस प्रकार के पूरा अवशेष मिले हैं। एक है मिलता हड़प्पा, एक है हड़प्पा एक ऐसा स्थल है जहां से X37 इस प्रकार का बड़ा सा समाधान मिला है जिससे पता चलता है कुछ समाधान कुछ समूहों में दो शव साथ में एक शव के साथ अन्य कोई वस्तु या शव के साथ आभूषण या खाने पीने की चीजें वगैरह डाली हुई थी। तो हम कह सकते हैं पूर्ण समय कह सकते हैं कि सामाजिक भिन्नता उस समय लोगों में थी। हड़प्पा मिला है, लोथल मिला है, लोथल में युग्मज समाधान मिले, युग्मज समाधान, युग्मज यानी दो साथ, ठीक है, दो व्यक्ति एक साथ अपने इस प्रकार का पूरा अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं मिस्र की तुलना करते हैं यहाँ पर कि समाधान से सामाजिक भिन्नताओं की जानकारी मिलती है। कैसे जो कुछ वर्ग के लोग थे उनके आभूषण खाने पीने की चीजें अन्य प्रकार की चीजें मिली है, निम्न लोग थे इस प्रकार की चीजें नहीं मिली है। तो सामाजिक भिन्नताओं का समाधान एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एक मोहनजोदड़ो में समाधान मिला है, ठीक है, जिस समाधान में यहाँ पर एक व्यक्ति को दफना दिया। तो इस व्यक्ति के यहाँ पर इस कब्र में यानी यहाँ पर जैस्पर के 3 छल्ले मिले, इस प्रकार के आभूषण मिला है, अन्य मनके मिले हैं, खूब सारे आभूषण मिले हैं, खूब सारे आभूषण मिले हैं, जैस्पर के 3 छल्ले मिले हैं। इस प्रकार खूब सारी चीजें यहाँ पर मिली है जिससे ये पता चलता है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, किसमें सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन है। तो हम आगे वाले बिंदु विलासी वस्तु प्रकार के बिंदु आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे।